राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि हम खंड ए पढ़ रहे हैं और खंड ए में 4 भाग है, जिसके एक प्रमुख अवधारणाएं, दूसरा राजनीतिक अवधारणाएं, आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं जो है, तीसरा है राजनीतिक विचारधाराएं और चौथा है इसमें भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। ये 4 खंड जो दिए गए हैं और खंड ए में दिए गए, खंड ए और बे 2 खंड इसमें किए गए हैं। तो इनमें से हमने प्रथम खंड को पूर्ण कर लिया। इसके बाद दूसरा खंड हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तीसरा खंड जो है वो हमने अभी पूरा कर लिया, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद। चौथा खंड जो है जिसका नाम है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, चौथा खंड जिसका नाम है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। विद्यार्थियों से मैं बात करना चाहूंगा कि राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश, इन सभी के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो ये नंबर है 9610208295, ये जो नंबर बनाए गए हैं, इन नंबरों पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप पर विद्यार्थी जुड़ भी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने पर भी आपके लिए चारों विषयों के जो लेसन्स है अपलोड किए जाते हैं, उनमें से अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा। जैसे इससे पहले अपने 3 खंड अपने पढ़ लिए, जैसे पहला और तीसरा पूरे पढ़ लिए, चौथा खंड अपने शुरू किया है, दूसरा खंड शुरू नहीं किया है। दूसरा खंड भी जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम तीसरा खंड पूरा करेंगे, चौथा खंड पूरा करेंगे। चौथे खंड में है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, और उभरते आयाम में सबसे पहला है नीति आयोग। नीति आयोग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भी है और ये नया चैप्टर भी है। नीति आयोग जो कि 2015 में गठित हुआ था, इससे पहले योजना आयोग अस्तित्व में था। तो इन दोनों की कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि योजना आयोग क्या था और नीति आयोग क्या है, इनका कंपैरिजन, इनका तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे। नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो पाठ आपको पढ़ाए जाते हैं, जिन पाठों को आपको याद करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप अधिक से अधिक याद करें और उनका फीडबैक अवश्य दें कि आपको ये पाठ कैसे लगते हैं। पाठों में हमें और कोई चीज शामिल करनी हो तो वो भी आप बताइएगा। तो आज नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, नीति आयोग के लाभ क्या है, नीति आयोग क्यों लागू किया गया है, नीति आयोग कब लागू किया गया, ये सभी जो है वो हम पढ़ेंगे। तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपकी परीक्षा के लिए, इसी परीक्षा के लिए नहीं, जैसे बोर्ड परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा आपके लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी आपके गाइडेंस में आगे करता रहूंगा। तो आप अधिक से अधिक इसमें जुड़ें, ताकि हम एक समय के अंतराल के बाद लाइव कक्षाएं भी शुरू करें। लाइव कक्षाओं में भी हम चारों विषयों का अध्ययन करें, और चारों विषय जो है वो हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी है, और इंग्लिश है, और पॉलिटिकल साइंस है। इन सभी का, यानी कक्षा 10, 11 और 12, इन सभी के लिए की जो कक्षाएं हैं उनके लिए अध्ययन करें। तो आइए हम चलते हैं, नीति आयोग क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नीति आयोग का जो ये चैप्टर है, जो इकाई 4 और इकाई 4 में पहला ही ये खंड ए ही है, जिसमें नियोजन और विकास नीति आयोग, इस प्रकार का चैप्टर है आपका। और इस प्रकार के चैप्टर नियोजन और विकास नीति आयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। देखिए, नियोजन के लिए क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, अतः अपने समाज और देश के विकास के प्रति चिंतित रहता है, स्वयं का विकास करने के लिए और देश के विकास के लिए चिंतित रहता है। सुरक्षित भविष्य के निर्माण हेतु मानव अपनी योजना निर्मित करता है, जैसा कि
हर एक मानव की एक योजना होती है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, देश के विकास से संबंधित यदि योजनाएं जो है वृहद से वृहद होती जाती है, योजनाएं निर्मित करता है। और यही योजना जब वृहद स्तर पर व्यवस्थित की जाती है, अर्थात एक संपूर्ण राष्ट्र स्तर पर तैयार की जाती है, तो उसे एक उचित नियोजन कहा जाता है। व्यक्ति खुद की योजना बनाता है, तब हम उसको एकल योजना कह सकते हैं या व्यक्तिगत योजना कह सकते हैं। लेकिन जब वो वृहद स्तर पर, यानी संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए, जो देश में निवास करने वाले जो नागरिक हैं, उनके लिए जो योजना बनाई जाती है, उसे हम नियोजन कहेंगे, यानी वृहद स्तर पर। और सर्वप्रथम योजना निर्माण में रूस जो है उन्होंने 1928 ईस्वी में बनाई थी। 1928 ईस्वी में यह प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले योजना या अर्थव्यवस्था के विकास हेतु योजना किसने बनाई, तो वो था रूस, और रूस ने बनाई थी 1928 ईस्वी में। यह आप ध्यान रखेंगे। इसकी सफलता को देख करके अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया और हमारे देश भारत में 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। अपने भारत में कब गठन हुआ? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में जो गठन किया गया, जिसे योजना आयोग का नाम दिया गया, और इसके अंतर्गत देश में विद्यमान समस्याओं जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है, उद्योगों और कल कारखानों का विकास है, सूचना प्रौद्योगिकी को जो गति देना है, इससे संबंधित योजनाएं बनाई गई। योजना आयोग के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, उद्योग और कल कारखानों का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, इससे संबंधित ये योजनाएं हैं वो निर्मित की जाती है। देखिए, नियोजन के संबंध में यदि हम पढ़ें तो नियोजन के संबंध में, नियोजन क्या है इसके संबंध में जाने। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम ही नियोजन है। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम ही नियोजन है। और नियोजन के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं? एक तो उद्देश्य होना चाहिए। जो भी हम नियोजन करते हैं तो सबसे पहली बात है हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए हम योजनाएं निर्माण कर रहे हैं। दूसरी बात साधन और प्रयास, कि ये जो योजना या उद्देश्य या योजना बना रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास साधन क्या क्या है, उन योजनाओं के निर्माण या उन योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे, उनके लिए साधन हमारे पास है कि नहीं, और उसके बाद हम कितना प्रयास करते हैं। साधन है लेकिन उन साधनों का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो योजना सफल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वो होती है अवधि, की वो योजनाएं कितने समय में पूरी करनी है। तो नियोजन के लिए क्या क्या चीजें होंगी? एक तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य के साथ साथ साधन और प्रयास होने चाहिए, फिर हमारी उसकी अवधि होनी चाहिए, इतनी अवधि में ये अचीवमेंट है, उपलब्धि है, वो हासिल करनी है। ये घटक है वो नियोजन के लिए आवश्यक है। और योजना आयोग विधि द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक निकाय था। देखिए, कंपटीशन में यह सवाल आ सकता है कि योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक है, संवैधानिक निकाय नहीं था, संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं थी। 1950 में इसे एक कमेटी के द्वारा लागू किया गया था, जो 1950 में किया गया। अब नियोजन के उद्देश्य क्या है? नियोजन किस लिए उपयोग में लाया जाता है? पहली बात है संसाधनों का समुचित उपयोग। हमारे देश में जितने भी संसाधन है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो संसाधन काम में लिए जाते हैं, उनका समुचित उपयोग हो। समुचित संसाधनों का उपयोग करने के लिए उद्देश्य है इसका। दूसरी बात है बेरोजगारी का उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना, यह नियोजन का उद्देश्य है। बेरोजगारी का उन्मूलन, देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है उसे हटाना और रोजगार के अवसर सृजित करना, यह नियोजन का उद्देश्य है। नवीनतम कौशल का विकास करना, नवीनतम कौशल का विकास करने का अर्थ है कि देश में नए नए आयाम, नए नए तरीके, नई मशीनें, नई सोच विकसित करना और उसके आधार पर देश को कुशलता की ओर ले जाना, अर्थात देश में नए नए विकास का काम करना। चौथी बात है इसमें आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक असमानता जो भी है, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी देश हो जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, तीन प्रकार के जो वर्ग पाए जाते हैं, उनमें गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है उसे अधिक नहीं रहने देना, अर्थात उसको पाटना। गरीब अमीर के बीच की जो खाई है, उसके बीच की जो असमानता है, उसे कम करना, यह योजना आयोग का उद्देश्य है। संपूर्ण राष्ट्र का विकास, अब जैसे मान लो योजना आयोग का उद्देश्य एक और क्या है? नियोजन का उद्देश्य, नियोजन का उद्देश्य एक यह भी है कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना, केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं, केवल एक समाज विशेष का नहीं,
बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास करना इसका उद्देश्य है। छठी बात है इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु नियोजित प्रयास। हमारे देश की जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारी व्यक्तिगत आय बढ़ेगी। जब व्यक्तिगत आय बढ़ेगी तो व्यक्ति या मानव जो है या देश में निवास करने वाले जो नागरिक हैं वो सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाना जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। इस प्रकार के कल कारखानों से लेकर के मतलब विज्ञान है, कृषि है, चिकित्सा है, शिक्षा है, इन सभी जो क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में तरह तरह के विकास करना, नियोजित प्रयास करना। सामाजिक उन्नति, देश का समाज कैसा है, देश में जो सामाजिक संस्थाएं हैं अर्थात देश में जो सामाजिक और समाज और संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में कुशलता अर्थात नवीनतम कौशल का विकास करके उनकी उन्नति करना। आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण ये नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? आत्मनिर्भर राष्ट्र अर्थात हमारे देश को किसी दूसरे देश से कोई चीज नहीं मंगानी पड़े। यह आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण। जन कल्याण योजनाओं का निर्माण। जन कल्याण योजनाओं का मतलब है कि हमारे देश में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण से संबंधित हो, उनके विकास से संबंधित हो। जो व्यक्ति गरीब हैं उन गरीब व्यक्तियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं निर्मित की जाती है वो नियोजित या नियोजन का ही एक उद्देश्य है। नियोजन में ली गई योजनाओं के आधार पर ही जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य या सरकार चलाती है। तो ये थे नियोजन के उद्देश्य। अब हम देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए भारत में नियोजन के लक्षण, यहां से जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक आएंगे जिनमें आप जहां कहीं भी मैं ये कहता हूं कि ये मोस्ट है तो वो आप अवश्य ही लगा लें, अवश्य लिख लें ताकि आपके परीक्षा से संबंधित भी हो सकता है। तो भारत में नियोजन के लक्षण, भारत में जो योजना आयोग, भारत की जो प्लानिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग ऑफ इन इंडिया, ये क्या है? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जैसा कि आप जानते हैं, जहां केंद्र और राज्यों में सरकारों का शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया द्वारा बदलाव स्वाभाविक रूप धारण कर चुका है। जैसे चुनाव के माध्यम से हम एक सरकार को बदल करके दूसरी सरकार की स्थापना कर सकते हैं, ये लोकतंत्र का लक्षण है। सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियां राष्ट्रीय नियोजन में उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है। जब भी चुनाव होते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र निकालते हैं और वो घोषणा करते हैं कि हम देश के लिए क्या क्या करेंगे और उस घोषणा पत्र के आधार पर वो देश का विकास अर्थात उनकी एक योजना निर्मित करते हैं। तो हमारे भारत में भी नियोजन के लक्षण राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात दलीय व्यवस्था में भी पाए जाते हैं। नीति निर्माण और नियोजन की इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय हित कभी भी गौण नहीं हुआ है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7 दशकों पर दृष्टिपात करें तो योजनागत ढांचे में इन लक्षणों को हम विद्यमान पाते हैं। देखिए हमारे देश में यानी जब 1947 यानी 1950 से लेकर के और आज तक यानी 2020 तक भी हम देख लें जिसमें 70 साल हो गए हैं, यानी 70 साल का मतलब 7 दशक में हमारे देश में क्या क्या हुआ इसका एक उदाहरण है। इसके विभिन्न पहलू है वो बनते हैं। देखिए इसके संबंध में हमारे देश में एक अच्छा नियोजन रहा है, राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक रहा है। सबसे पहली बात है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया गया। हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया गया है। औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि हुई है। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय यहाँ पर बहुत कम उद्योग धंधे थे। आज यदि हम देखें तो विश्व की जो महाशक्तियां हैं उनके बराबर भी हमारे उद्योगों का विकास हो रहा है। कृषि और पशुपालन का समानांतर विकास। कृषि के क्षेत्र में यदि देखें तो भी जैसे खाद्यान्न से लेकर के दलहन और अन्य जो दवाइयों से संबंधित जो जड़ी बूटियां हैं या अन्य जो अन्न है या फसल है उनका विकास भी हुआ है। पशुपालन का विकास भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संप्रेषण के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना। आज हम देखते हैं कि दुनिया का यानी भारत जो है वो दुनिया का दूसरा या तीसरा देश है जो कि एक सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण का उपयोग करता है। शासकीय कार्यतंत्र में पारदर्शिता लाना अर्थात नौकरशाही जो है, काम करने वाली जो सरकार के काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या सरकार में कार्य करने वाले जो घटक हैं उनमें भी पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता का अर्थ है कि इस प्रकार की योजनाएं बनाना जिसमें साफ दिखाई देता है कि देश का विकास हो। भौगोलिक दृष्टि से वंचित
क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता। हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं, ये नहीं है कि हमारा देश है वो एक समान है, अर्थात भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में भारत में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कई संस्कृतियां ऐसी है जो बहुत अधिक विकसित है, कई संस्कृतियां ऐसी है जो बहुत अधिक पिछड़ी है, तो उन सभी को साथ में लेकर के हमारे देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं वो निर्मित की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का प्रसार, ये भी अपन देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हमारे देश में आज एक बाल केंद्रित शिक्षाओं का निर्माण हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में जब एक बालक अपनी शिक्षा पूर्ण करके निकलता है तो उसे रोजी रोटी की चिंता नहीं रहती, यानी वह इतना योग्य होता है कि स्वयं के स्वावलंबन के आधार पर, अर्थात अपनी जो शिक्षा के आधार पर वह इतना तो कमा सकता है जिससे उनका घर खर्च और उनका जो विकास है या अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसे वो आसानी से कमा सकता है। बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग हुआ है। कौशल विकास पर ध्यान देने का नवीनतम लक्षण है। हमारी नियोजन प्रक्रिया के ये हिस्से रहे हैं। कौशल विकास पर भी ध्यान दिया, अर्थात तरह तरह के जो कौशल है उनका विकास अपने देश में किया गया है। देखिए, भारत में नियोजन की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली रही है। नीति नियंताओं के विचार एवं अवधारणाओं ने भी इसे प्रभावित किया है। प्रारंभिक वर्षों में जहां ये अति केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर होती है, आगे चलकर उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। नियोजन में उतार चढ़ाव, नियोजन में भी अलग अलग तरह के विकास इसके देखे जा सकते हैं। जैसे एक समय था जिसमें केंद्रीकृत थी, अर्थात कुछ विशेष वर्ग हैं वो ही इसका उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ी, अर्थात छोटी छोटी इकाई, अर्थात गरीब अमीर सभी है वो इसके घेरे में आए, अर्थात सभी के को विकास का एक हिस्सा समझा गया। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नियोजन पर दिखाई देता है। वैश्वीकरण अर्थात विश्व स्तर पर हमारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में के मुद्दे जैसे कृषि है, पेयजल है, ग्रामीण स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, साक्षरता है, पर्यावरण है, हमारे नियोजन से ओझल नहीं हुए हैं, अर्थात इन सभी को भी साथ में लिया गया है। पेयजल को, ग्राम का विकास, ग्राम के स्वास्थ्य अर्थात गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला करके, ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा का अर्थ है जैसे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के और सोलर लाइट से लेकर के तरह तरह की ऊर्जाओं का जो विकास है वो हमारे देश में हुआ। साक्षरता के क्षेत्र में 1947 में जहां पर बहुत अधिक असाक्षर लोग थे, आज हमारे देश में साक्षरता है वो का स्तर है वो ऊंचा है, यानी कई देशों से अधिक है। नियोजन का विकास से क्या संबंध है? नियोजन जो है उसका विकास से क्या संबंध है? नियोजन का विकास से देखिए, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है, देश का विकास करना। और देश का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा तो देश में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। सहभागी तथा उत्तरदायी प्रबंधन विकास की प्रथम सीढ़ी है और नियोजन संसाधनों और प्रशासन को सहभागी व उत्तरदायी बनाता है। कई प्रणधिकर और क्षीरसागर ने विकास के लिए नीति निर्माणकर्ता के दृष्टिकोण की अभिवृद्धि, परिवर्तनशील परिणाम प्रदाता, सहभागिता एवं कार्य के प्रति समर्पणवादी होना आवश्यक माना है। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास। महात्मा गांधी, देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास कर संसाधनों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का विकास, अर्थात ये नहीं कि ऊपर जो विशेष वर्ग है उन विशेष वर्गों का विकास कर दिया जाए और देश में विकास मान लिया जाए, नहीं, अंतिम व्यक्ति, अर्थात जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति का विकास नहीं हो तब तक हम उसको विकास नहीं कह सकते। तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास योजना चलाई है, सबका साथ सबका विकास, और ये जो नारा है किसका दिया हुआ है? सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी का। और इस अवधारणा को ये सुदृढ़ करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। विकास के मायने यह लोगों के जीवन स्तर में उन्नति से है। विकास का मतलब है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें उन्नति करना। आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े हैं, अर्थात हमारी गिनती है वो शक्ति संपन्न
साधन संपन्न देशों की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं न कहीं नियोजित विकास की हमारी रणनीति में सफल नजर आ रही है। विकास के नियोजित प्रयास जैसे 1950 से लेकर के 2015 तक योजना आयोग ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई, अर्थात योजना आयोग जो 1950 में योजना आयोग निर्मित हुआ और 2015 तक रहा। 2015 के बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस संबंध में 2015 तक यानी लगभग 65 सालों का जो समय रहा, 65 वर्षों में योजना आयोग ने विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई और विकास के नियोजित प्रयासों का नेतृत्व उसने किया। उसके बाद यानी 2015 में, जनवरी 2015 में इसका विकास हुआ नीति आयोग का। तो नीति आयोग क्या है देखिए, नीति आयोग, नीति NITI जो है, N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अर्थात परिवर्तन भारत, ये राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। कब हुआ था? आपको ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठित किया गया। यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लेगा, अर्थात योजना आयोग के स्थान पर, और नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस प्रकार काम करता है? थिंक टैंक के रूप में, अर्थात उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग के गठन का आधार क्या है? बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग का आधार क्या है? देखिए, नीति आयोग क्यों गठित किया गया और इसके आधार क्या है? नीति आयोग के गठन का आधार है, पहली बात है विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना। पहली बात है विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, अर्थात जो नेशनल नहीं, स्टेट लेवल पर भी देश के विकास में इनको शामिल करना। राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान देंगे, अर्थात देश के जो राज्य हैं वो भी देश के विकास में शामिल होंगे। देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन कर उन्हें पलायन से रोकना। पलायन का अर्थ है कि जैसे मान लो हमारे देश में कई बहुत अधिक पढ़े लिखे और प्रखर दिमाग वाले वैज्ञानिक या अच्छी कौशल से युक्त जो व्यक्ति है वो विदेशों में चले जाते हैं, कोई अमेरिका चले जाते हैं, कोई इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां जाकर के वहां की नागरिकता ले लेते हैं, जिससे उन देशों का विकास होता है जबकि भारत का नहीं होता। तो ये कहते हैं कि उन्हें पलायन से रोकना। और वो पलायन से कब रोका जा सकता है? जब एक व्यक्ति बहुत अधिक कुशल होता है और उस कुशल व्यक्ति के या उसके दिमाग के आधार पर, उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसे यहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो वह व्यक्ति दूसरे देश में पलायन नहीं करेगा। तो उस पलायन को रोकने के लिए और सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थात हमारे देश में उनकी बुद्धि को काम में लेना, हमारे देश के विकास में उनकी बुद्धि को काम में लेना, ये नीति आयोग का आधार था, गठन का एक लक्ष्य था। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्यों का साझा मंच तैयार करना। केंद्र और राज्य दोनों क्या है कि राष्ट्रीय विकास हेतु एक मंच तैयार करेंगे, अपनी योजनाओं का निर्माण करेंगे। राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संप्रेषण अभाव दूर कर प्रक्रियात्मक स्वरूप को हल करना, यानी राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संप्रेषण, अर्थात एक राज्य जो है वो बहुत अधिक संपन्न है, एक राज्य जो है विपन्न है, तो विपन्न राज्य जो है वह भी सेंटर में अपने विकास से संबंधित अपनी योजना बना करके रखेगा, जिससे निश्चित रूप में या उनका जितना भी अंश प्राप्त होता है उसके आधार पर केंद्र सरकार है वो उस राज्य की विपन्नता को दूर करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के फंड देगी या उसके विकास में सहयोग करेगी। यह भी एक नीति आयोग के गठन का उद्देश्य था, एक आधार था। देखिए, नीति आयोग के उद्देश्यों में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन अर्थात दृष्टि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप तैयार कर सौंपना है, अर्थात
यानी यहाँ के जो राज्य हैं उन राज्यों को केवल अपने राज्य के विकास से संबंधित नहीं, राष्ट्रीय एजेंडा अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं निर्मित करनी है। राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग, यानी आप जो है इसको आप छोटा शॉर्ट में लिख सकते हैं संरचनात्मक सहयोग। क्या लिख सकते हैं? संरचनात्मक सहयोग, इसका एक उद्देश्य यह भी है। तीसरा है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण और उसके लिए ढांचागत पहल की विकास या ग्राम विकास योजनाएं। ग्राम विकास योजनाएं। तीसरा नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। तीसरा राष्ट्रीय आर्थिक और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का निर्माण। आर्थिक नीति का निर्माण। आगे देख, पांचवा है इसमें समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो अब हम इसको शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि गरीब तबके का विकास। गरीब तबके का विकास, ये हम कह सकते हैं। विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाएगी और इन नीतियों की निरंतर समीक्षा और मध्यावधि संशोधन भी किए जाएंगे। यहां पर इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं दीर्घकालीन विकास नीतियों का निर्माण। दीर्घकालीन विकास नीतियां निर्मित करना। नीतियां निर्मित करना, ठीक है। देश के बुद्धिजीवी एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। इनके परामर्श एवं योजनाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा। देश में बौद्धिकता का समुचित उपयोग। सातवां हम ये लिख सकते हैं बौद्धिकता का समुचित उपयोग। समुचित उपयोग। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच। तो इसको आप यहां से लिख सकते हैं अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय साझा मंच प्रदान करना। नौवां है सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित कर अनुसंधान एवं अध्ययन द्वारा परिणामों पर पहुंचना। विकास की ऐसी योजनाएं बनाना और उन योजनाओं का निरंतर अध्ययन भी करना। अध्ययन करके और उनमें जो कोई कमी रह गई है, अच्छा मतलब उनसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए उनका समय समय पर मूल्यांकन करना। तो हम ये कह सकते हैं सुशासन तथा सतत न्याय की या विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली। विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली निर्मित करना। 10वां है इसमें कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। अर्थात इसका एक उद्देश्य यह है कि नीतियों के क्रियान्वयन और प्रौद्योगिकी उन्नयन। नीतियां तो बनाई गई लेकिन उनका क्रियान्वयन किया जाना अर्थात उन योजनाओं को लागू किया जाना, ये इसका उद्देश्य है। 11वां इसका राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक गतिविधियां संपादित करना। राष्ट्रीय विकास जिसको हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र विकास की योजनाएं। राष्ट्र विकास हेतु योजनाएं निर्मित करना। अब आपके एक प्रश्न आ सकता है कि नीति आयोग का जो गठन होगा उस गठन में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी वही था और अध्यक्ष इसका भी प्रधानमंत्री होता है। इसमें सदस्य इसकी जो गवर्निंग परिषद या उसकी जो काउंसिल है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। एक तो समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा जैसे दिल्ली है के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो कहने का अर्थ है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनके जो प्रमुख हैं अर्थात राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये इनके सदस्य होंगे। दूसरी बात है क्षेत्रीय परिषदें। एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार और निर्णय हेतु
विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन का प्रावधान है कि क्षेत्रीय परिषदें गठित करना, और ये परिषदें भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर काम करेगी तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल बैठक में भाग लेंगे। क्षेत्रीय परिषदों की जो बैठक होगी तो उसमें देश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन राज्यों के मुख्यमंत्री है, और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल है वो भी बैठक में भाग लेंगे। बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्षों या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा इनकी अध्यक्षता। किसकी? क्षेत्रीय परिषदों की जब बैठक होगी तो। चौथा है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता और जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री को इसमें अधिकार होगा कि वह अपने स्तर पर कुछ सदस्यों का मनोनयन करे जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो महारत हासिल है, जिनको विशेष योग्यता है, उन लोगों को नीति आयोग में वो स्थान दे सकता है। अब इसके लिए पदाधिकारी जो है वो पूर्णकालिक पदाधिकारी कौन है, अंशकालिक पदाधिकारी कौन है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है पूर्णकालिक सदस्य। उपाध्यक्ष जो होता है पूर्णकालिक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। पूर्णकालिक सदस्य होंगे इसमें 2, आंशिक सदस्य होंगे जिसमें 2, जो बौद्धिक संपदा समूह से आवश्यकता अनुसार, यानी आंशिक सदस्यों में बौद्धिकता से जैसे विज्ञान से लिए जा सकते हैं, समाज से लिए जा सकते हैं, राजनीति से लिए जा सकते हैं, जो आंशिक सदस्य होंगे। और पूर्णकालिक 2 सदस्य और पूर्णकालिक होंगे। मंत्री परिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मंत्री परिषद में से 4 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। तो एक तो उपाध्यक्ष हो गया, और पूर्णकालिक सदस्य हो गए 2, आंशिक सदस्य हो गए 2, इसके अलावा 2 बौद्धिक संपदा वाले सदस्य हो गए, मंत्री परिषद के 4 सदस्य हो गए, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव स्तर का एक अधिकारी हो गया। ये इसके गठन के मुख्य अंग हैं। तो उपाध्यक्ष हो गया ये, और 2 पूर्णकालिक सदस्य हो गए, 2 आंशिक सदस्य हो गए, आंशिक से 2 बौद्धिक संपदा से संबंधित हो गए, और 4 है वो मंत्री परिषद से संबंधित हो गए, और एक जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव स्तर का अधिकारी हो गया। यानी 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7 4 11 12, यानी 12 सदस्य हैं वो लगभग इसमें होते हैं। और भी जैसे इसका आगे बताऊंगा मैं, सचिवालय स्तर के। यदि हम इसको मुख्य मुख्य बिंदुओं के आधार पर देखें तो इसका निर्माण जो है वो केंद्र सरकार द्वारा गठित और संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित और एक संवैधानिक निकाय था जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1950 में किया गया। नियोजन के उद्देश्य संसाधनों का समुचित उपयोग। नियोजन का उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना, कौशल का विकास, राष्ट्रीय विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता, जनकल्याण। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से ये जो शॉर्ट में इनको समझा जा सकता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बौद्धिक संपदा के उचित दोहन का नीति आयोग ने व्यवस्थित प्रयास प्रारंभ कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। एक तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य है वो भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, जो कि ये 2017 की बात है। ये तो था आपका पाठ। देखिए ये जो है यानी चौथी इकाई का पहला पार्ट जो है या पहला जो प्रकरण है वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसमें जो विशेष बिंदु हैं, विशेष बिंदुओं पर आप अवश्य ही दृष्टिपात करें और विशेष बिंदुओं का आप ध्यान रखें। और भी जैसे आप इससे संबंधित कोई शंका हो तो आप 9610208295 पर आप संपर्क करके और बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके लिए जो भी पाठ अपलोड किया जाता है वो तुरंत आपके पास आ जाए। और इसके अतिरिक्त आप सर्च करके भी जा सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको साहित्य क्लासेज नाम से सर्च करना होगा, साहित्य क्लासेज। और साहित्य क्लासेज सर्च करोगे तब वहां पर वीडियोज में जाना है
वीडियोज में जाकर के वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जहां पर अलग अलग विषयों की, जैसे हिंदी लिटरेचर की अलग बनी हुई है, हिंदी लिटरेचर की, हिंदी कंपलसरी की अलग बनी हुई है, पॉलिटिकल साइंस की अलग बनी हुई है और इंग्लिश की अलग बनी हुई है, और वहां पर ग्रामर की भी लिस्ट है वो अलग बनी हुई है। तो वहां जाकर के और आप अच्छी तरह से वहां पर समझ सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।